हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसीवैब, रेगुलर कॉलेज, इग्नू या फिर देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो इंटरनेशनल रिलेशन में या तो नारीवाद को पढ़ रहे हैं या दूसरी बात स्पेशली जेएन टिग्नर के नारीवाद पर विचार पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन कई तरीके से आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। सामान्य तौर पर ये क्वेश्चन सबसे पहले आपसे ऐसे पूछा जाता है कि भाई नारीवाद का अर्थ बताते हुए जेएन टिग्नर के विचार दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में ये बनता है कि जेएन टिग्नर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आलोचना कीजिए। तो भाई ये दोनों क्वेश्चन सिमिलरली अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको एज इट इज़ यही आंसर लिखना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया है कि भाई नारीवाद का क्या अर्थ है। अगर आपसे नहीं भी पूछा जाता, आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जेएन टिग्नर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नारीवाद के क्या विचार है या नारीवाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आलोचना क्यों करी है, तो सेम चीज़ है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखें, तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन डिफाइन करने से पहले आप लोगों को उस क्वेश्चन का बेस तैयार करना है। पहले आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम नारीवाद का अर्थ लिखेंगे। हम जानते हैं नारीवाद का अर्थ बचपन से ही पढ़ते हैं, परंतु जेएन टिग्नर या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक राइटर की बात करें तो हमें सिर्फ उसी के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहली बात नारीवाद को परिभाषित करते हुए, अर्थ बताते हुए हम ये कहेंगे कि भाई नारीवाद जो है ये एक ऐसा विषय है जिसे अलग अलग विचारकों ने अलग अलग ढंग से या अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। लेकिन नारीवाद की अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो वो जेएन टिग्नर की है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इतनी बड़ी पॉपुलर अगर कोई फेमस अगर फेमिनिस्ट है तो वो नारीवाद में जेएन टिग्नर है। तो उनके विचार इसीलिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नारीवाद का अर्थ बताएंगे कि नारीवाद का अर्थ उन लोगों से है जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में होने वाले भेदभाव के कारणों को स्पष्ट करता है, सबसे पहली चीज़। या फिर हम नारीवादी या फेमिनिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि महिला और पुरुष के अंदर जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को ख़त्म करने की बात करते हैं। पर मूल रूप से देखें तो नारीवाद का क्या अर्थ होता है? नारीवाद का अर्थ होता है कि वे लोग जो महिला और पुरुष के बीच में होने वाले भेदभाव के कारणों को उजागर करते हैं और उन कारणों को कैसे दूर कर कर दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, दोनों के बीच में भेदभाव कैसे खत्म किया जा सकता है, ऐसे लोगों के विचारों को ही हम नारीवाद कहते हैं। अब ये जो नारीवादी है स्पेशली ये दोनों तरह के विचारों को उजागर करते हैं। परंपरागत, चाहे वो परंपरागत तरीके से मनुष्य का, एक स्त्री का पुरुषों के द्वारा शोषण किया जाता है, या फिर आधुनिक तरीके से हम उन सभी कारणों को स्पष्ट करते हैं जो महिला और पुरुष के भेद को दर्शाती है। पहली बात हम बात करेंगे नारीवाद का उदारवादी दृष्टिकोण क्या कहता है। नारीवाद का जो उदारवादी दृष्टिकोण है, इनका मानना है नारीवादी वो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो सकता है, और जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं वो नारीवादी होते हैं। दूसरी बात, यदि हम महिलाओं का इतिहास उठाकर देखें तो हम पाते हैं कि इतिहास में भारत के बारे में बात हो रही है। वैदिक काल को छोड़कर महिलाओं की स्थिति किसी भी और काल में बहुत ही नगण्य रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा खराब रही है। हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को हमेशा पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता था। किसी भी काल में महिलाओं की स्थिति जो है वो वैदिक काल को छोड़कर बेकार ही रहे, लेकिन समय के अनुसार उनकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। आजकल की जो महिलाएं हैं वो शिक्षित, साथ ही साथ जो प्रतिस्पर्धात्मक है, जो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करती है, और अगर हम देखें उन्हें अगर अवसर मिलते हैं तो वो पुरुषों से भी आगे निकलने लगी है। तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं महिलाओं की स्थिति जो है वो बदल रही है। लेकिन मध्यकाल में अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी। आपने क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक्स में इस बारे में पढ़ा है। लेकिन आधुनिक समय की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति सुधर रही है। सरकार द्वारा भी कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही है, या फिर शिक्षा का जैसे जैसे प्रचार प्रसार हो रहा है वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति सुधरने का प्रयास हो रहा है। इन सभी विचारों में सबसे मुख्य विचार अगर हम बात करें तो जेएन टिग्नर की है। जेएन टिग्नर एक ऐसी विचारक है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलावादी उपागम यानी जो नारीवादी विचार है उसको उजागर किया है। अब हम बात करेंगे जे.एन. टिग्नर के स्पेसिफिक विचार। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जे.एन. टिग्नर ने लैंगिक भेदभाव है, ये जो लैंगिककरण है, इस पर इनके क्या विचार हैं। तो ये कहती है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारीवादी दृष्टिकोण को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ जे.एन. टिग्नर की प्रमुख कुछ किताबें हैं, उन्हीं से ही हमें उनके स्रोत मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत ही कम विद्वान हैं। मार्क्सवादी जो है वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, गांधीवादी भी अलग बात करते हैं। लेकिन परंतु अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के आत्मसम्मान की, महिलाओं के विकास की वे बहुत कम बात करते हैं। और ऐसे ही एक विद्वान है जे.एन. टिग्नर, जो इनके बारे में बड़े ज़ोरों शोरों से अपनी जो बुक्स हैं, 2 बुक है उनकी, उन दोनों बुक में, बुक का नाम है आप लोगों का बुक का नाम है आप सभी का जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, फेमिनिस्ट प्रोस्पेक्टिव ऑन अचीविंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी। सबसे पहली बुक है। इस बुक के अलावा उनकी एक और बुक है जो फेमस है, वो भी किसके ऊपर है, नारीवाद के ऊपर है, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स इशू एंड अप्रोचेस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। यानी इन्होंने क्या किया है कि शीत युद्ध के काल में महिलाओं की बात को बहुत ही तेज़ी से इन्होंने उजागर किया है। उनका इसके अलावा, इन दोनों बुक के अलावा एक और उनका मुख्य लेख है जो कि फेमिनिस्ट के ऊपर ही है। उनके लेख का नाम है यू जस्ट डोंट नो अंडरस्टैंड ट्रिब्यूट इंगेजमेंट बिटवीन फेमिनिस्ट एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इनकी जो ये बुक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो बुक है, इस बुक के अंदर जे.एन. टिग्नर जी ने मार्गेंटाउ और रॉबर्ट कॉनियन जैसे परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो सिद्धांत है उन सब की आलोचना करी है। इन्होंने यथार्थवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी हर एक तरह के सिद्धांतों की आलोचना करी है। इन्होंने कहा कि भाई ये समाज की समस्याओं को तो उठाता है, परंतु अपने किसी भी सिद्धांत के अंदर इन्होंने महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया। और जे.एन. टिग्नर जी उनसे ये सवाल करती है, ये बात पूछती है कि उन्होंने इसी आधार पर इस पूरे के पूरे जो उनके यथार्थवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत है, नव यथार्थवादी सिद्धांत है या फिर नव उदारवादी सिद्धांत है, इन सब को उन्होंने गलत ठहराया है। उन्होंने बताया है कि ये सभी जितने भी सिद्धांत हैं ये सभी पुरुष प्रधान है, ये सिर्फ पुरुषों की बात करते हैं, कहीं पर भी महिलाओं को या महिलाओं के शोषण की बात ख़त्म करने की नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने जे.एन. टिग्नर ने गलतफहमी के कुछ स्रोत बनाए। गलतफहमी के स्रोत मतलब महिलाओं को कम आंका जाता है, महिलाओं के साथ भेदभाव किए जाने का कुछ कारण है। तो इन्होंने बताया है कि जे.एन. टिग्नर ने अपने जो ग्रंथ में महिलाओं के साथ भेदभाव होने के लिए कुछ कारण बताए हैं और वो गलतफहमी बताएं। सबसे पहला सामाजिक कारण। इन्होंने सामाजिक कारण में ये बताया है कि इस कारण से समाज में पुरुषों का दबदबा होता जा रहा है। विभिन्न तरह की जो महिलाएं हैं उन पे सामाजिक रूप से बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उनके क्रियाकलापों पर उनको घर तक ही सिर्फ सीमित कर दिया जाता है। उनके साथ न केवल लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है बल्कि आनुवंशिक आधार पर भी उनमें उचित नहीं ठहराया जाता। अब यहाँ पर इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझिए। पहली बात तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सामाजिक कारण बताया। उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक ऐसा पूरा एटमॉस्फेयर महिलाओं के लिए क्रियाकलाप उनके लिए फिक्स कर दिए हैं कि उनको घरेलू कार्य करने, बच्चों का लालन पालन ही करना है और इन क्रियाकलापों के जरिए वो उनका शोषण करते हैं। वो लैंगिक आधार पे इसको बांटते हैं, कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और फिर उनको ना केवल अनुवांशिक आधार पर उन पर भेदभाव होता है बल्कि उन्हीं के ऊपर उचित अचित नियम को उसके ऊपर थोपते हैं। इसके अलावा हम बात करें आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारणों में हम ये देखते हैं कि महिलाएं जो है वो घर तक सीमित रहती है। महिलाएं घर के बाहर बहुत ही कम रोजगार के जो अवसर है उनका लाभ ले पाती है। महिलाएं पति या फिर अपने बेटे, पुत्र या फिर अपने ससुर, इन सब पे ही, पुरुषों पे ही क्या होती है, आश्रित होती है और जिसकी वजह से महिलाओं का हर जगह पर शोषण होता है। महिलाओं को ना तो अधिकार दिए जाते हैं और पूरे के पूरे अगर हम आर्थिक समाज की वजह से देखें तो प्रजातात्मक समाज है, उसके बारे में वो पूरी की तरीके से हमें दिखाता है। इसके अलावा जे.एन. टिग्नर जो है वो 2 डिफरेंस भी करती है। पहला वो लिंग के बारे में और दूसरा सेक्स के बारे में, यानी जो जेंडर है और सेक्स, इन दोनों में इन्होंने अंतर बताया है। तो दोनों अंतर कॉमन सा है। जेंडर क्या है? जेंडर ये हमारे समाज द्वारा महिलाओं को पुरुषों के कार्यक्षेत्र निश्चित कर दी कि महिलाएं घर पे रहती है। सामाजिक आधार पर महिलाओं को पुरुषों से अलग करना, वो भी उनके कार्य क्षेत्र के आधार पर, ये जेंडर कहलाता है। इसके अलावा जो सेक्स है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक लैंगिक आधार पर महिला पुरुष में अंतर किया जाता है। ध्यान रखना है, जेंडर में हम सामाजिक आधार पर भेदभाव करते हैं और जो सेक्स है इसके अंदर हम क्या करते हैं, महिला पुरुष का लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं और उन्हें आनुवांशिक जो अंतर है उनके
वो दिखाते हैं और उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, उनके बीच में भेदभाव करते हैं। नारीवाद के अनुसार जेंडर की कुछ विशेषता होती है, या फिर हम कहें जे.एन. टिग्नर के अनुसार जेंडर की कुछ विशेषता है। सबसे पहले हमने क्या करा है, सामाजिक रूप से ही जेंडर यानी कुछ ऐसे फैक्टर बताए हैं जिनकी वजह से महिलाओं को कम आंका जाता है। सबसे पहला शक्ति, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम शक्तिशाली माना जाता है। दूसरा स्वायत्ता, हमेशा महिलाएं जो है वो पुरुषों के अधीन रहती है, चाहे वो पिता के घर में रहे, चाहे वो भाई के घर में रहे, चाहे वो पति के घर में रहे, चाहे वो अपने ससुराल के अंदर कहीं पर भी अपने ससुर के अधीन रहे, तो हमेशा वो पुरुषों के अंदर ही फैसले लेती है। पुरुष ही उनके हमेशा क्या करते हैं, चाहे शादी से रहे, रोजगार से रहे, चाहे उनके शिक्षा से रहे, ये सारे फैसले पुरुष ही लेते हैं कि वो पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, क्या करेगी। इसके अलावा विवेक, तो महिलाओं में पुरुषों से कम विवेक है ऐसा माना जाता है, परंतु मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानता। महिलाएं जो है वो पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती है और अधिक, अगर हम देखें तो अवसर जब भी महिलाओं को मिले तो पुरुषों से बेहतर साबित हुई है। ना केवल हम एजुकेशनल फैक्टर को उठा के देख सकते हैं, टॉपर्स के डाटा देख सकते हैं, बल्कि वैसे भी महिलाएं जो है वो पुरुषों से अधिक विवेकशील होती है, परंतु महिलाओं को समझा नहीं जाता। अगला है सार्वजनिकता, तो अगर हम सार्वजनिकता के आधार पे कहें तो कहीं भी आने जाने की आज़ादी महिलाओं को नहीं होती। वो पुरुषों से ही पूछकर, अपने पिता पति इनसे पूछकर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो ये सब आज़ादी जो है, रात को पुरुष घूम सकते हैं, महिलाएं नहीं घूम सकती, तो ये सब सार्वजनिकता के आधार पर ही भेदभाव उचित ठहराया गया है। इसके अलावा महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई है जो कि पुरुषों से कमज़ोर बताती है। सबसे पहले कमज़ोर, तो भाई अगर हम मस्कुलर आधार पे देखें, तो पावर्स के आधार पे देखें तो पुरुषों से महिलाएं कमज़ोर होती है। दूसरा, पुरुषों पर वो आश्रित होती है आर्थिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से वो अपने पति पिता इन सब पर निर्भर होती है। अगला, महिलाओं का एक लक्षण ये भी है कि भाई महिलाएं बहुत भावुक होती है, बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए नारीवादियों के अनुसार जो लेखक लिखने में महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो क्या कहते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक पे वो विषय या लेख लिखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक श्रम विभाजन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने कार्यों को बांट दिया है। अगर हम बात करें रिसेप्शनिस्ट के कार्य तो मोस्ट प्रोबेबली महिलाओं को मिलता है। कॉलिंग का कार्य तो मोस्ट प्रोबेबली महिलाओं को ही मिलता है। अगर हम एयर होस्टेस की बात करें तो महिलाओं को ही मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो महिलाओं के आधार पर ही उनको बांट दिए गए हैं। विदेशी व घरेलू नौकरियों में उनका यौन शोषण होता है, यानी अगर हम बात करें वर्क प्लेस पे उनसे अत्यधिक कार्य करवाया जाता है, या साथ ही साथ उन्हें लालच दिया जाता है और उनके साथ में सेक्सुअली असॉल्ट किया भी जाता है। इसके बाद में जो स्त्रियां हैं वहाँ पर महिलाओं के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की महिलाओं को आज़ादी नहीं है। बहुत ही कम, ऐसे हम अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें तो बहुत कम महिलाएं ऐसी होती है जो उच्च या बड़े बड़े पदों पर आश्रित रहती है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हम देखते हैं सेक्स व्यापार, तो महिलाओं को एक रूप से वस्तु के रूप में समझा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या बढ़ाने के लिए महिलाओं को एक फैक्टर माना जाता है। बस सिर्फ यही है, महिलाओं को इन छोटे मोटे मुद्दों तक ही सीमित माना जाता है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में महिलाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला की सुरक्षा की क्या बात हुई, जे.एन. टिग्नर इनको भी बड़े जोर शोर से उठाती है। जे.एन. टिग्नर जी कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मामलों में महिलाएं जो हैं या नारीवादियों ने ये माना है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो महिलाएं हैं उन्हें नारीवाद का ही एकमात्र लक्ष्य प्राप्त है, या एकमात्र नारीवादी ही लोग ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नारीवादी ही एक ऐसे लोग होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ में जो भेदभाव हो रहा है उन भेदभाव को कम करने की बात करती हैं। क्योंकि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो लिंग अनुपात के रूप में महिलाएं हाफ सेक्स रेशियो है, और साथ साथ आबादी और लिहाजे से देखें हम तो ये हमारे देश की आधी आबादी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आधी आबादी है, लेकिन हमेशा इनको क्या किया जाता है, अनदेखा किया जाता है। जे.एन. टिग्नर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठाती है और वो कहती है कि जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, जब तक देश के जो आम लोग हैं, आम सिविलियंस हैं, वो सुरक्षित नहीं होंगे, जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, जब तक जो है वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन जब महिलाएं सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा हम देखते हैं हमारे समाज में महिलाएं हमें कैसे दिखाई देती है, हाशिए पे दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सुरक्षित नहीं है, महिलाएं हमेशा पुरुषों के ही अधीन रहती है।
अब हम बात करेंगे जे.एन. टिग्रेट जी ने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिन सिद्धांतों को आपको पक्का लिखना है, कभी भी आलोचना में भी पूछे जाते हैं तो आपको यही 6 सिद्धांत लिखने हैं। तो सबसे पहली बात, जे.एन. टिग्रेट जी के अनुसार सभी तरह के समाज, आपको ध्यान रखना है जे.एन. टिग्रेट जी क्या कहते हैं, कहती हैं कि भाई सभी तरह के समाज किसके द्वारा बनाए गए, पुरुष द्वारा बनाए गए, और हर एक समाज पर क्या है, पुरुषवादी या पुरुष सत्ता या पेट्रियार्की ही रहता है। सबसे पहली चीज़ ये कहती है कि हर एक सिद्धांतों में भी अगर हम देखें तो उसमें पुरुषों का ही बोलबाला रहता है हर एक तरह के समाज में। सेकंड पॉइंट में ये कहती है जे.एन. टिग्रेट के अनुसार राष्ट्रहित बहुआयामी होते हैं, यानी राष्ट्रहित बहुआयामी होने का मतलब है राष्ट्रहित सिर्फ देश की शक्ति को बढ़ाने से नहीं, देश के अंदर सिर्फ हथियारों को बढ़ाने से ही नहीं, देश को हमेशा विकास गतिमान पर बढ़ाने से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित का मतलब यह है कि एक सरकार अपनी जो देश की महिलाएं हैं उसको कितना सुरक्षित रख पाती है, ये भी देश की सुरक्षा का ही एक महत्वपूर्ण विषय है। जे.एन. टिग्रेट के अनुसार अधिकारों के नियंत्रण के मामले में महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से अलग रखा गया है, यानी अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की बात कोई नहीं करता। आज कई सारे ऐसे संगठन बने हुए हैं, परंतु महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव या जो वर्क प्लेस पे उनके साथ सेक्सुअली हरासमेंट होता है, उनके खिलाफ कोई भी संगठन इस तरीके से बातें नहीं करता। अगला है नारीवाद के नज़रिए में, जे.एन. टिग्रेट के अनुसार से राजनीतिक कार्यों में उनका कोई भी खास योगदान नहीं है। अगर हम भारत जैसे देश की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सिर्फ विकसित देशों को छोड़ दे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर महिलाओं का कहीं पर भी नामो निशान दिखाई नहीं देता और महिलाएं राजनीतिक कार्यों में सिर्फ सीमित दिखाई देती है। तो हमें ये होना चाहिए कि राजनीति में अधिक से अधिक महिलाओं की क्या बढ़ना चाहिए, इंटरफेरेंस बढ़ना चाहिए। खास तौर पर इसमें ये बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हमें एक ऐसा निर्माण करना चाहिए जिसमें नारीवाद को बढ़ावा मिले, महिलाओं को सुरक्षा की बात हो और महिलाएं हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की बात करती रहें। अगला है जे.एन. टिग्रेट के अनुसार राजनीति में स्वायत्ता नहीं होती, राजनीति में स्वायत्ता नहीं होती यानी राजनीति में कोई भी विशेष अधिकार नहीं होते, क्योंकि स्वायत्ता का अर्थ होता है पुरुष प्रधान। स्वायत्ता का क्या अर्थ होता है, पुरुष प्रधान। आप लोगों को ये भी पॉइंट अच्छे तरीके से याद करके लिखना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेगी, इसके लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फेसबुक पर जुड़ें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वो डाउट हमसे अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे पूछ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।